नमस्कार, स्वागत है एक बार पुनः आप सभी का करंट अफेयर्स के आज के इस क्लास में। 20 जून 2025 से संबंधित करंट अफेयर्स के प्रश्नों को आज आप देखेंगे, जिसमें बिहार, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय तीनों घटनाओं का संकलन होगा और हमेशा की तरह बिहार के प्रतियोगी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर तमाम जानकारी हम आपको विस्तृत तौर पर देने वाले हैं। अगर आप हमारे इस सीरीज को पूरी निरंतरता के साथ फॉलो करते हैं तो बिहार में आयोजित होने वाले प्रतियोगी परीक्षाओं में यहाँ से आपको भरपूर हेल्प मिलेगी। सेशन की हम शुरुआत करते हैं। यहाँ पर उससे पहले दरअसल पिछले क्लास में हमने एक प्रश्न आपसे पूछा था। प्रश्न था कि निम्नलिखित में से किस देश ने हालिया आयोजित आईसीसी क्रिकेट विश्व टेस्ट चैंपियनशिप यानी कि WTC 2025 का खिताब पहली बार अपने नाम किया है। ध्यान रखें, इस खिताब को अभी हाल ही में दक्षिण अफ्रीका ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर अपने नाम किया है। ये चीजें आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। अच्छा, इसको लेकर कंप्लीट जानकारी हमने पिछले क्लास में यानी कि कल वाले क्लास में दिया था। हम यहाँ पर सेशन की शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो के पहले प्रश्न से, लेकिन उससे पहले ये ध्यान रखिए, करंट अफेयर्स की बेहतरीन तैयारी के लिए या फिर हमारे जितने भी स्टडी मटेरियल नोट्स आदि देखते हैं या फिर इस सीरीज में जो बोर्ड PDF होता है जो एक्चुअली हम आपको पढ़ाते हैं, ये आपको इसी कोर्स में मिलेगा। इस कोर्स की ये कुछ विशेषताएं हैं। इसके माध्यम से बिहार के प्रतियोगी परीक्षाओं की जो प्रिपरेशन है वो आपकी बेहतर होगी। आप लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिए। चलिए अब यहां पर हम आते हैं प्रश्न पे। पहला प्रश्न आपके बीच है कि दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। आगे यहां पर कथन को हम पढ़ते हैं। पहला कथन है कि मुजफ्फरपुर जिले के जजवार मध्य पंचायत को वर्ष 2025 में राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार प्रदान किया गया, अभी हाल ही में। अगर इस कथन की बात करें तो यह कथन यहां पर हमारा बिल्कुल सत्य है। वहीं पर दूसरे कथन की बात करें तो यह पंचायत स्मार्ट पंचायत मॉडल के अंतर्गत डिजिटल और आधारभूत सुविधाओं में अग्रणी रही है, जिस वजह से ये सम्मान इसे मिला है। तो ये भी कथन यहाँ पर सत्य है और ऐसे में हमारा राइट जो आंसर होगा ये हो जाएगा यहाँ पर विकल्प नंबर सी, यानी कि दोनों कथन यहाँ पर सही है। देखिए, इस तरह के कथन वाले प्रश्न अब आपको सीरीज में देखने को मिल रहा है। निश्चित तौर पर ये चीजें आपको बहुत हेल्प करेगी। हमारा ये प्रयास रहता है कि एग्जाम के बदलते हुए स्वरूप के अकॉर्डिंग ये चीजें हम आपको प्रोवाइड करें। तो विकल्प नंबर सी यानी कि यहाँ पर दोनों कथन इसका राइट है। आइए इसका हम यहाँ पर एक्सप्लेनेशन देखते हैं। देखिए, जजवार मध्य पंचायत जो कि बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के अंतर्गत कटरा प्रखंड में आता है, यह एक अग्रणी पंचायत है। बिहार में पहले भी कई सम्मान मिला है, लेकिन अभी हाल ही में 2 जून 2025 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार यानी कि नेशनल पंचायत अवार्ड से अभी हाल ही में इसे सम्मानित किया गया है। अच्छा, इस पंचायत को जो ये दर्जा मिला है, इसे अगर हम आसान शब्दों में समझे क्यों मिला है, दरअसल यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि आधुनिक सुविधाओं का सफलतापूर्वक यहाँ पर प्रयोग किया गया है। जैसे आधुनिक सुविधाओं में किसी भी पंचायत के लिए मूल रूप से देखें तो CCTV कैमरे, फ्री वाईफाई जोन, इसके अतिरिक्त RO पेयजल संयंत्र, सोलर स्ट्रीट लाइट और 24/7 एम्बुलेंस सेवा, साथ ही साथ पंचायत भवनों में डिजिटल स्क्रीन व सूचना केंद्र आदि, इन सभी के बेहतर क्रियान्वयन के लिए अभी हाल ही में ये पुरस्कार इस पंचायत को मिला है। तो एक बहुत गर्व की बात है, ये ध्यान रखें। अच्छा, एक और जानकारी यहाँ पर आपके बीच हमने रखा है कि इस पंचायत को स्मार्ट पंचायत का रूप देने और साथ ही साथ पंचायती राज का जो एक प्रकार का सपना होता है, इसको पूरा करने का जो उद्देश्य है या फिर जो श्रेय है, ये दूसरी बार यहाँ के मुखिया बने सुमन नाथ ठाकुर को जाता है। तो ये चीजें ध्यान रखिए। अच्छा, बात यहाँ पर पंचायती राज की हुई है, तो ऐसे में ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम के दृष्टिकोण से। कई बार यहाँ से एग्जाम में प्रश्न बने हैं, उसको भी हम देखेंगे, लेकिन उससे पहले अगर हम बात करें इसके बारे में तो यहाँ पर कुछ पॉइंट आपके बीच हमने रखा है। देखिए, बलवंत राय मेहता समिति की जो 1957 की जो रिपोर्ट थी, इसके आधार पर 2 अक्टूबर 1959 को यानी कि 1959 को नागौर जिला है एक उत्तर प्रदेश में मिलकर राजस्थान में, तो नागौर जिला राजस्थान में प्रथम त्रिस्तरीय पंचायत प्रणाली की शुरुआत की गई थी। अच्छा, त्रिस्तरीय पंचायत प्रणाली में ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद आते हैं। ये चीज ध्यान रखिए, कई लोगों को ये मालूम ही नहीं रहती है, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। और तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस प्रणाली की शुरुआत यहीं से की थी, 2 अक्टूबर 1959 को। कहां से? तो राजस्थान के नागौर से। ये चीज ध्यान रखिए। और पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे।
अब यहां पर संबंधित पॉइंट में हम देखेंगे वे सारे प्रश्न जो पंचायती राज से संबंधित विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। यहां पर हमने वो मेंशन किया है किस एग्जाम में और कब पूछा गया है। देखिए, पहला पॉइंट आपके बीच है कि भारत में पंचायती राज प्रणाली की औपचारिक जो शुरुआत है ये कब और कहां हुई थी। तो 2 अक्टूबर 1959 को नागौर राजस्थान में, और ये प्रश्न यूपीएससी प्रीलिम्स 2012 एग्जाम में पूछा गया था। दूसरा है कि भारत में पंचायती राज की नींव किस समिति की सिफारिशों पर रखी गई थी। तो बलवंत राय मेहता समिति की रिपोर्ट के आधार पर या फिर इनकी सिफारिशों के आधार पर यूपीएससी प्रीलिम्स 2018 में पूछा गया है। और 73वां संविधान संशोधन अधिनियम पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान करता है। यह पूछा गया था यूपीएससी प्रीलिम्स 2015 में। अच्छा, वहीं पर अगला है ग्राम पंचायत या फिर ग्राम सभा पंचायती राज व्यवस्था की आधारशिला मानी जाती है। यहां से प्रश्न बना था यूपीएससी प्रीलिम्स 2017 में। पंचायती राज की मध्य स्तर की संस्था को पंचायत समिति कहा जाता है, ये बीपीएससी प्रीलिम्स 2019 में। और वहीं पर पंचायती राज संस्थाओं का कार्यकाल जो 5 वर्ष निर्धारित है, इसको लेकर प्रश्न पूछा गया था प्रीलिम्स से बीपीएससी 2021 में। ये चीजें, हालांकि इसके अतिरिक्त और भी कई सारे प्रश्न हैं जो आपको दिख रहा है कि बहुत आसान है, लेकिन देखिए यहाँ पर ये चीज आपको पढ़ना पड़ेगा। समय के साथ ये सारे प्रश्न थोड़े अलग तरीके से लिखा जाता है, थोड़ा इसको कठिन किया जाता है। तो लेकिन ये चीज आपको जानना अति आवश्यक है कि प्रीवियस वर्षों में किस प्रकार से एग्जाम में प्रश्न पूछे गए, तभी जाके आप आगे की रणनीति को तैयार कर पाएंगे। तो ये चीजें ध्यान रखिएगा। अच्छा, आगे हम अगले प्रश्न पे चले। एक महत्वपूर्ण जानकारी आपको दे दूं, एप्लीकेशन पे जो बीपीएससी वाला कोर्स संचालित हो रहा है, ये वाली अधिकतर लोग इसको ज्वाइन किए हुए हैं, जो भी हमें फॉलो करते हैं इसे ज्वाइन किए हजारों की संख्या में। लेकिन एक बात ये ध्यान रखिएगा, इस कोर्स में भी पिछले सप्ताह एक ऑफर आई थी। आपको मैंने बोला था कि यहाँ पर महज 299 रुपये में हमारे तमाम स्टडी मटेरियल और टेस्ट सीरीज आदि का आप लाभ ले पाएंगे इस कूपन कोड के साथ। तो ये ऑफर आज आपको ध्यान रखना समाप्त हो रही है। जो लोग इच्छुक है से जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ये तमाम इसमें बेनिफिट है, खास करके टेस्ट सीरीज की बात करें तो ये तमाम टेस्ट आपको इसमें मिलने वाले हैं, जिसमें 71वीं बीपीएससी एग्जाम के लिए 70 फुल टेस्ट हैं, जो कि आपको प्रत्येक सप्ताह में 2 टेस्ट मिलता है। जो लोग ज्वाइन किए हुए हैं शेड्यूल आप वहां पर देख सकते हैं। ये कुछ बेनिफिट है। और यहाँ पर आपको इसी कोर्स में करंट अफेयर्स के मटेरियल आदि भी मिलेंगे, प्रीवियस पेपर भी आपको मिल जाएगा। तो ये एक सुनहरा अवसर है और ये अंतिम अवसर है, आप इस ऑफर का लाभ ले पाएंगे यहाँ पर ये कूपन कोड के साथ BMTS 71। तो जो लोग इच्छुक हैं इसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, ये एक सुनहरा अवसर है। अच्छा, कोई भी जानकारी चाहिए, कोई हेल्प चाहिए, इस नंबर पे हमें आप संपर्क कर सकते हैं। चलिए आते हैं यहां पर दूसरे प्रश्न पे। देखिए, दूसरा भी जो बिहार से संबंधित ये प्रश्न है, ये भी कथन वाला ही प्रश्न है। ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, पहला कथन यहां पर है कि बिहार सरकार ने जून 2025 में राज्य के 6 स्थानों पर छोटे एयरपोर्ट बनाने की मंजूरी दी है। ये मंजूरी दिया गया है। और वही पे दूसरा जो है कारण है, कथन पहला है ए और कारण आर है। यह पहल क्षेत्रीय हवाई कनेक्टिविटी और साथ साथ आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शुरू की गई है। देखिए, ये भी सही है, कथन भी सही है, और जो इसको लेकर कारण दिया गया है कि किस कारण से हुआ है, ये भी यहाँ पर सत्य है। और ऐसे में अगर हम विकल्प का चयन करें, पहले तो प्रश्न पढ़ लेते हैं। हमें यहाँ पर पूछा गया था कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। हमने विचार कर लिया कि दोनों यहाँ पर सही है। अब यहाँ पर आप देखते हैं प्रश्न क्या पूछा गया है कि इन दोनों कथनों के संबंधों में या फिर संबंध में सही विकल्प चुनिए, अर्थात सही विकल्प कौन सा है। देखेंगे इसमें विकल्पों में तो राइट आंसर है विकल्प नंबर ए, यानी कि ए और आर दोनों सही है, तथा आर जो है यानी कि जो कारण है ये ए यानी कि कथन की सही व्याख्या करता है। और ऐसे में यही इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो भी कथन वाले प्रश्न है उसको आप इसी तरह से पढ़ेंगे और जो विकल्प होंगे उसके आधार पर आप यहाँ पर चयन करेंगे सही आंसर का। अब देखिए, चूंकि बात जो हुई 6 स्थानों की, दरअसल अभी हाल ही में जून 2025 में बिहार कैबिनेट ने राज्य के 6 स्थानों पर, और इन 6 स्थानों का नाम इंपॉर्टेंट यहां पर होगा। देखिए, मधुबनी, इसके अतिरिक्त वीरपुर जो कि सुपौल में आता है, फिर मुंगेर, वाल्मीकि नगर, मुजफ्फरपुर और सहरसा, इन 6 स्थानों पर मिनी एयरपोर्ट स्थापित करने की योजना को मंजूरी अभी हाल ही में दिया गया है। अब इस पहल की अगर हम बात करें तो यह पहल केंद्र सरकार की उड़ान योजना के तहत क्षेत्रीय हवाई कनेक्टिविटी को मजबूत करने और साथ ही साथ पर्यटन, व्यापार और चिकित्सा सेवाओं और स्थानीय रोजगार को प्रोत्साहित करने की दिशा में ये अभी हाल ही में मंजूरी दिया गया है, ताकि छोटे क्षेत्र भी हवाई कनेक्टिविटी से, मतलब हवाई माध्यम से जुड़ पाए, कनेक्टिविटी मजबूत हो। इस लिहाज से इसकी शुरुआत को लेकर यह घोषणा हुई है। अब यहाँ पर एक पॉइंट इसकी खास करके परियोजना लागत को लेकर है। देखिए, कुल परियोजना लागत की अगर हम बात करें तो लगभग 150 करोड़ होगा।
इन 6 स्थानों की, यानी कि प्रत्येक एयरपोर्ट पर तकरीबन आपको ध्यान रखना लगभग 25 करोड़ रुपए अनुमानित यहां पर खर्च का प्रावधान है। ठीक है, तो इतनी बातें इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब आते हैं, चूंकि चर्चा हमने किया कि यह भारत सरकार की उड़ान योजना के तहत ये संचालित होगा, ऐसे में उड़ान योजना आपके लिए एग्जाम पर्पज से इंपॉर्टेंट है। देखिए, सबसे पहले उड़ान योजना में जो उड़ान जो शब्द है इसका पूरा नाम क्या होता है, तो उड़े देश का आम नागरिक, ये खास करके इसका पूरा नाम है, या फिर ये बोल सकते हैं इसका टैगलाइन भी बोल सकते हैं, ये चीज ध्यान रखिए। देखिए, नागरिक उड्डयन मंत्रालय भारत सरकार की इस योजना का जो शुभारंभ है ये 27 अप्रैल 2017 को प्रधानमंत्री मोदी द्वारा शिमला हिमाचल प्रदेश में किया गया था, यानी इसका शुभारंभ हुआ था। अच्छा, अभी हाल ही में, दरअसल यहां पर एयरपोर्ट आदि को लेकर बात हो रही है, तो हाल ही में एक करंट अफेयर्स का प्रश्न है जो जून महीने से ही संबंधित है कि पटना एयरपोर्ट पर एक नया टर्मिनल का उद्घाटन 3 जून 2025 को नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया। अच्छा, इसकी वास्तुकला, अब यहां पर ध्यान रखिए, ये जो उद्घाटन है ये तो संबंधित है ही, लेकिन एक चीज ये समझना है कि नया टर्मिनल जो बना है इसकी जो वास्तुकला है ये मिथिला कला और नालंदा शैली से प्रेरित है, या फिर इसमें इसका समावेशन किया गया है। तो ये चीजें यहां पर आपको प्रत्यक्ष रूप से नया टर्मिनल पर देखने को मिलेगा। वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी देने का प्रयास यहां पर किया गया है, तो बिहार के लिए बहुत बड़ी गर्व की बात है। अच्छा, बिहार में इस समय अगर हम बात करें विमान के संचालन से, मतलब विमान के संचालन की, तो पटना से हो रही है, गया से हो रही है और दरभंगा से हो रही है। शायद ये 3 जगह से अभी संचालन हो पा रही है, तो ये चीजें यहां पर आपको ध्यान रखना है। फिलहाल यहां पर अब हम चलते हैं आगे अगले प्रश्न पे। देखिए, अगला तीसरा प्रश्न आपके बीच है कि हाल ही में ब्लेज मेट्रेवली, जो कि अभी हाल ही में यहां पर इनसे संबंधित प्रश्न है कि ब्लेज मेट्रेवली पहली महिला प्रमुख के रूप में किस देश की खुफिया एजेंसी की, यानी खुफिया एजेंसी M16 का इन्हें नेतृत्व सौंपा गया, या किस देश की मतलब खुफिया एजेंसी का नेतृत्व सौंपा गया, और पहली महिला प्रमुख के रूप में, ये इतिहास में पहली बार है जब इस देश की खुफिया एजेंसी का प्रभार इन्हें सौंपा गया है। तो राइट जो आंसर है M16 जो है ये यूनाइटेड किंगडम की खास करके विदेशी खुफिया एजेंसी है। विकल्प नंबर ए यहां पर यूनाइटेड किंगडम या फिर ब्रिटेन बोल सकते हैं, ये इसका राइट आंसर होगा। आइए हम इसको लेकर डिटेल में तथ्यों को देखते हैं। पहले तो बात करेंगे M16 के बारे में। देखिए, M16 यानी कि सीक्रेट इंटेलिजेंस सर्विस अर्थात SIS जो है यूनाइटेड किंगडम अर्थात यूके की प्रमुख विदेशी खुफिया एजेंसी है। ध्यान रखिए, सिर्फ खुफिया एजेंसी M16 के संदर्भ में बोलने से काम नहीं चलेगा, आपको बोलना है विदेशी खुफिया एजेंसी है जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ब्रिटेन की सुरक्षा सुनिश्चित करने का कार्य करती है। कौन से स्तर पर? तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ये खास करके विदेशी खुफिया एजेंसी कार्य करती है, मतलब खास करके इसकी सुरक्षा को ध्यान रखते हुए। अब यहां पर ध्यान दीजिए, अभी जो हाल ही में ब्लेज मेट्रेवली जो खबरों में है, जो एक्चुअली तस्वीर में आप यहां पर देख रहे हैं, इन्हें अभी हाल ही में M16 की ही पहली महिला प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। और ऐसे में यहां पर एक पॉइंट राज्य हो जाता है कि यह ब्रिटिश खुफिया तंत्र के इतिहास में एक ऐतिहासिक मोड़ है, क्योंकि अब तक M16 का नेतृत्व केवल पुरुषों के हाथों में रहा है। ये पहली बार है जब महिला की नियुक्ति इस पद पर हुई है। तो कौन सा मतलब यहां पर है? तो M16 की जो प्रमुख है इसके रूप में नियुक्त किया गया। और हमने बोला कि ये जो है ये विदेशी खुफिया एजेंसी है, यहां तक आपका क्लियर है। लेकिन M16 के अतिरिक्त एक और पॉइंट हम देखेंगे, M15 जो कि ये भी ब्रिटेन से ही संबंधित है। आपको ध्यान रखना, M15 जो है ब्रिटेन की आंतरिक सुरक्षा एजेंसी है। यहां पर हमने चर्चा किया किसके बारे में, यहां पर हम देख रहे थे M16 के बारे में, लेकिन यहां पर लिखा गया M15 के बारे में। ये आंतरिक सुरक्षा एजेंसी है जिसे सुरक्षा सेवा के रूप में भी जाना जाता है, और ये यूनाइटेड किंगडम के भीतर यानी कि आंतरिक ये राष्ट्रीय सुरक्षा खतरों जैसे कि आतंकवाद, जासूसी और साथ ही साथ विध्वंसक गतिविधियों से निपटने के लिए जिम्मेदार है। तो M15 के बारे में भी, चूंकि M16 खबरों में है, तो मुझे लगा कि ये भी आपको बताना अति आवश्यक है। ये है विदेशी खुफिया एजेंसी और ये है भीतरी खुफिया एजेंसी यानी कि आंतरिक, ये चीजें यहाँ पर ध्यान रखिए। अब इसके अतिरिक्त यहाँ पर कुछ और पॉइंट आपके बीच हमने रखा है। देखिए, अमेरिका की जो CIA है यानी कि सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी, ये दुनिया की सबसे ताकतवर खुफिया एजेंसी है। हालांकि मोसाद जो खास करके इजराइल की खुफिया एजेंसी है, ये भी
खास करके बहुत मजबूत है। फिलहाल यहाँ पर अगर हम देखें ओवरऑल ताकतवर की बात करें तो CIA है जो कि अमेरिका की है, जो पूरी दुनिया में अपने गुप्त ऑपरेशन के लिए जानी जाती है और इसके पास आधुनिक तकनीक, सबसे बड़ा बजट, साथ ही साथ सबसे मजबूत जासूसी नेटवर्क भी है। तो कई पहलुओं को ध्यान में रखते हुए हम ये बोल सकते हैं कि अमेरिका की जो खुफिया एजेंसी है CIA यानी कि सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी, ये दुनिया की सबसे ताकतवर खुफिया एजेंसी है। तो फिलहाल यहां पर इतनी बातें मेरे ख्याल से ध्यान आपको रखना है। अच्छा, अब अगर हम बात करें पूरी दुनिया के प्रमुख खुफिया एजेंसियों की जो आपको ध्यान रखना चाहिए, वो यहां पर आपके बीच हमने रखा है। जैसे भारत में देखें तो रॉ, और भारत में एक और है IB, साथ साथ अमेरिका की बात। अच्छा, यहां पर हमने वो चीज लिखा भी है, रॉ की बात करें कि रिसर्च एंड एनालिसिस विंग की बात करें तो ये विदेशी खुफिया एजेंसी है, और जहीं पर आंतरिक की बात करें तो IB आंतरिक खुफिया एजेंसी है। यहां पर वो चीज हमने साइड में लिखा भी है, बस यहां पर हम ये पढ़ रहे हैं कि मतलब ये किस देश से संबंधित है। देखिए, अमेरिका से संबंधित है CIA, और अमेरिका की एक और है FBI जो कि आंतरिक है, CIA विदेशी वाला है। ब्रिटेन में M16, फिर M15, और इसके अतिरिक्त चाइना में MSS, और इजराइल में मोसाद, और पाकिस्तान की ISI। अब यहाँ पर ध्यान रखिए, मोसाद को लेकर जो अभी हम एक्चुअली थोड़ी चर्चा कर रहे थे, ये आपको ध्यान रखना है कि मोसाद भी बहुत पॉपुलर है अपने मिशन आदि को लेकर। ये भी एक बड़ी खुफिया एजेंसी है और ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। कई दफ़ा यहाँ से एग्जाम में खुफिया एजेंसी से भी प्रश्न पूछे गए हैं, आपको ध्यान रखना पड़ेगा और ये इंपॉर्टेंट है, इसीलिए हम आपको बता रहे हैं। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पे। देखिए, चौथा प्रश्न को आप VVI प्रश्नों में रखेंगे क्योंकि कई सारे लोगों को यहाँ पर कंफ्यूजन हो सकता है। अब कंफ्यूजन क्या होगा उसका भी खंडन यहाँ पर अभी हम करेंगे। पहले अभी ब्रिक्स से संबंधित जो प्रश्न है उसको हम यहाँ पर देख लेते हैं। देखिए, पहले क्या पूछा गया कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए, प्रश्न है यहाँ पर, विकल्प है कि वियतनाम वर्ष 2025 में ब्रिक्स का 10वां साझेदार सदस्य बना है। ध्यान से पढ़िएगा, ब्रिक्स का 10वां साझेदार सदस्य बना है। ध्यान दीजिए, यहाँ पर एक शब्द प्रयोग हुआ, साझेदार। ऐसे में एक्चुअली ये विकल्प जो है ये राइट है, इसको हम पहले टिक करेंगे, ये सही है। देखिए, ब्रिक्स की जो स्थापना है ये वर्ष 2019 में 4 देशों के साथ हुई थी, ये भी बिल्कुल यहाँ पर सत्य है। देखिए, अगला विकल्प है कि ब्रिक्स देश या फिर ब्रिक्स अब केवल आर्थिक संगठन नहीं है बल्कि सामरिक और जलवायु एजेंडों पर भी कार्य करता है, तो ये भी बिल्कुल यहाँ पर सत्य है। तो ऐसे में अगर हम देखें तीनों विकल्पों को तो तीनों विकल्प यहाँ पर सत्य है। और यहाँ पर हमसे प्रश्न क्या पूछा गया है कि ऊपर दिए गए कथनों में कौन सा या फिर शेष सही है। देखिए, तीनों विकल्प सही है, तो ऐसे में विकल्प नंबर डी का हम चुनाव करेंगे, सभी 1, 2 और 3। आइए इसको लेकर चीजों को हम समझते हैं। देखिए, अभी हमने चर्चा किया कि वियतनाम 2025 में यानी कि हाल ही में ब्रिक्स का 10वां साझेदार सदस्य बना है। देखिए, इसका खंडन यहां पर है। सबसे पहले बात करें, ब्रिक्स एक अंतरराष्ट्रीय आर्थिक व राजनीतिक समूह है और जिसमें दुनिया की प्रमुख उभरती अर्थव्यवस्थाएं शामिल हैं। और ऐसे में आपको ध्यान रखना है कि अभी हाल ही में वियतनाम जो हाल ही में एक साझेदार सदस्य देश के रूप में इसमें शामिल हुआ है। देखिए, अगर हम ब्रिक्स देशों के सदस्यों की बात करें, जो मूल सदस्य हैं वो तो एक अलग चीज होता है, लेकिन साझेदार देश यानी कि पार्टनर कंट्री की बात करें तो ये अलग होता है। दोनों डिफरेंस आपको समझना पड़ेगा। अगर हम बात करें इसके सदस्य देशों में, मौजूदा समय में जो ब्रिक्स के सदस्य हैं वो यहाँ पर हमने लिखा है, कुल 10 हैं। और इन 10 सदस्य देशों में ब्राजील, रशिया, भारत, चाइना, दक्षिण अफ्रीका, इसके अतिरिक्त मिस्र, इथोपिया, ईरान, संयुक्त अरब अमीरात और अभी हाल ही में इंडोनेशिया इसमें शामिल हुए हैं। तो ये ब्रिक्स के 10 सदस्य देश हैं। लेकिन अगर हम 10 साझेदार देश यानी कि 10 पार्टनर देश की बात करें ब्रिक्स की, तो वो यहां पर हमने लिखा है। देखिए, बेलारूस, बोलिविया, क्यूबा, कजाकिस्तान, मलेशिया, इसके अतिरिक्त थाईलैंड, युगांडा, उज्बेकिस्तान, नाइजीरिया और अभी हाल ही में वियतनाम इसमें 2025 में शामिल हुआ है। तो ये चीजें यहां पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा, वियतनाम इसमें रिसेंटली शामिल हुआ। अच्छा, ब्रिक्स की बात हुई है, एक जानकारी मुझे लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, ब्रिक्स देशों की अगर हम बात करें, जो उसका शिखर सम्मेलन होता है, तो भारत ने कितनी बार इसकी खास करके मेजबानी किया है। यहां पर हमने लिखा कि भारत अब तक 2 बार ब्रिक्स शिखर सम्मेलन यानी कि ब्रिक्स समिट की मेजबानी किया है। और कब कब, तो दिल्ली में 2012 में ये 4था समिट था और फिर गोवा में 2016 में ये 8वां समिट था। ये दोनों की जो मेजबानी है ये भारत द्वारा किया गया। ये चीजें यहां पर इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ब्रिक्स देशों को लेकर खास करके जो सदस्य देश है इसका नाम विशेष रूप से आप ध्यान रखिएगा। और नया सदस्य इंडोनेशिया जो अभी हाल ही में इसमें शामिल हुए हैं। लेकिन वहीं पर पार्टनर कंट्री जो इसके हैं, जो साझेदार देश हैं, उसमें अभी खास करके जो 10 देश हैं वो यहां पर हमने लिख दिया है। और इसमें नया देश है वियतनाम,
तो दोनों में खास करके यहाँ पर कंफ्यूजन का जो सबसे बड़ा विषय है वो सदस्य देश और साझेदार देश दोनों की संख्या इस समय 10-10 है। तो ऐसे में कई सारे लोगों को ये कंफ्यूजन हो सकता है। आपसे ये पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा जो देश है ब्रिक्स का नया सदस्य देश है। ऐसे में आप वहां पर आंसर कर देंगे वियतनाम, क्योंकि नया सदस्य देश की एक्चुअली बात हुई है, सिर्फ नया सदस्य शब्द का प्रयोग किया गया है, तो राइट आंसर इंडोनेशिया होगा। जब उसी चीज में यहां पर साझेदार शब्द का प्रयोग हो जाए तो उस स्थिति में वियतनाम आंसर करेंगे। तो कंफ्यूजन यहां पर हो सकती है थोड़ी बहुत कई लोगों को, तो ये चीज ध्यान रखना, भूलना नहीं है। तो ये प्रश्न है कि भारत के पहले कृषि ड्रोन स्वदेशीकरण केंद्र यानी कि सेंटर फॉर इंडिजिनस ऑफ एग्रीकल्चर ड्रोन का जो उद्घाटन है अभी हाल ही में किस शहर में किया गया है। देखिए राइट आंसर इसका जो होगा, ये अभी कृषि ड्रोन स्वदेशीकरण केंद्र की शुरुआत तमिलनाडु के चेन्नई में किया गया। विकल्प नंबर डी जहां पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। आपको मैं बता दूं इसके बारे में जो संबंधित पॉइंट है। देखिए भारत में ड्रोन टेक्नोलॉजी को कृषि क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए हाल ही में देश का पहला कृषि ड्रोन स्वदेशीकरण केंद्र का उद्घाटन चेन्नई में किया गया है। ये पहली बार है जब इस तरह की पहल सरकार द्वारा किया गया है। तमिलनाडु राज्य के चेन्नई में जो इसकी राजधानी शहर है, यहां पर यह शुरू किया गया है। अब ध्यान दीजिएगा, सरकार की इस पहल का जो उद्देश्य है, ये कृषि में उपयोग होने वाले ड्रोन को भारत में ही डिजाइन और विकसित किया जाए। जो इसका डिजाइन है वो भारत में ही हो और जो निर्माण हो वो भारत में ही हो, अर्थात विदेशी तकनीक पर जो निर्भरता है खास करके कृषि ड्रोन को लेकर वो कम किया जाए। ये सरकार की एक पहल है और ऐसे में किसानों के लिए आधुनिक समाधान यानी कि सस्ते दामों पर उपलब्ध कराना, ये इसका मूल उद्देश्य है। खास करके अभी वर्तमान समय की बात करें, कृषि ड्रोन पर भारत को खास करके इस पद्धति को लेकर दूसरे देशों पर निर्भर रहना पड़ता है। तो ऐसे में ये जो खास करके शुरुआत हुई है, मूल उद्देश्य यही है कि कृषि में उपयोग होने वाले जो ड्रोन है वो भारत में ही उसका डिजाइन हो और वो भारत में ही निर्मित हो। तो ये चीजों को लेकर अभी हाल ही में इसकी शुरुआत हुई है। आइए कुछ और जानकारी कृषि को लेकर हम आपको दे दें, फिलहाल जो रिसेंटली हमने आपको बढ़ाया है। देखिए यहाँ पर पहला पॉइंट है कि कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने एआई का उपयोग करके फसलों की निगरानी करने के लिए अभी हाल ही में मोबाइल आधारित पहल क्रोपिक की शुरुआत की है। आपसे पूछा जा सकता है क्रोपिक क्या है, तो ये यहाँ पर हमने लिख दिया है कि एआई का उपयोग करते हुए फसलों की निगरानी करने का एक प्रकार की ये पद्धति, एक प्रकार का ये पहल है मोबाइल आधारित, जो नाम है क्रोपिक। अच्छा, इस समय मौजूदा समय की बात करें तो भारत की कुल कार्यशील जनसंख्या का लगभग 50% जो हिस्सा है, या फिर बोल सकते हैं इससे अधिक जो हिस्सा है, वो कृषि क्षेत्र पर कार्यरत है। ठीक है, अगला पॉइंट है कि कृषि का देश के सकल घरेलू उत्पादन यानी कि जीडीपी में योगदान जो है लगभग यहाँ पर अगर हम बात करें तो 17.4% है 2024 और 25 के डेटा के आधार पर। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा। अच्छा, वर्तमान समय में बिहार के कृषि मंत्री कौन है 2025 में? मंगल पांडे है। और वहीं पर अगर हम बात करें केंद्रीय कृषि मंत्री की तो ये शिवराज सिंह चौहान है। अच्छा, यहाँ पर एक चीज समझिएगा, मंगल पांडे जो लिखा गया है ये एक्चुअली अगर हम देखें तो ये डेटा पुराना है, इसको सुधार कर लीजिएगा कि वर्तमान में जो बिहार के कृषि मंत्री हैं ये आपको ध्यान रखना है विजय कुमार सिन्हा है। मंगल पांडे अभी अगर हम देखें तो बिहार के स्वास्थ्य मंत्री हैं। कुछ समय पहले ये स्वास्थ्य मंत्री और कृषि मंत्री दोनों थे, मतलब दोनों प्रभार दिया गया था। लेकिन वर्तमान में बिहार के जो कृषि मंत्री हैं आपको ध्यान रखना है कौन है, तो विजय कुमार सिन्हा, जो हालांकि बिहार के उप मुख्यमंत्री भी हैं। तो ये चीजें यहाँ पर आप लोग ध्यान रखिए। चूंकि कृषि की बात हुई है तो ऐसे में एक डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी थोड़ी समय पहले ही हमने आपको जानकारी दिया, आई थिंक 2 से 3 क्लास पहले, इस चीज को यहां पर हम देखते हैं। देखिए, संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा किसी भी वर्ष को किसी वर्ष के रूप में जो घोषित किया जाता है, ऐसे में ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा। 2023 से लेकर 26 तक की हम बात करें तो रिसेंटली 2026 वर्ष को ये अभी हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा महिला कृषकों का अंतरराष्ट्रीय वर्ष के रूप में घोषित किया गया, ये ध्यान रखिए। उसी प्रकार से 2025 में क्वांटम विज्ञान और प्रौद्योगिकी का अंतरराष्ट्रीय वर्ष के रूप में घोषित किया गया। फिर 2024 में राष्ट्रीय कैमेलिट्स वर्ष घोषित किया गया, यानी अंतरराष्ट्रीय कैमेलिट्स वर्ष के रूप में घोषित किया गया। और इससे पहले 2023 में अंतरराष्ट्रीय बाजरा वर्ष या फिर बोल सकते हैं मोटे अनाजों के वर्ष के रूप में ये घोषित हुआ। तो विशेषतः 23 से लेकर 26 तक ये आपको ध्यान रखना है। ऐसा नहीं कि 26 वाला ही एग्जाम में पूछा जाएगा, आपसे 23 भी पूछा जा सकता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पे। देखिए, अगला छठा प्रश्न है हरित उर्वरक यानी कि ग्रीन फर्टिलाइजर तकनीक के लिए प्रतिष्ठित 2025 फूड प्लेनेट पुरस्कार हाल ही में किस संगठन या फिर कंपनी को प्रदान किया गया है?
देखिए फूड प्लेनेट जो पुरस्कार है, जो अवार्ड है, अभी हाल ही में नेट्रोकैप्ट स्वीडन को प्रदान किया गया है। यानी कि विकल्प नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर, नेट्रोकैप्ट को ये पुरस्कार दिया गया है जो स्वीडन की मतलब संस्था है। विकल्प नंबर सी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए नेट्रोकैप्ट या फिर नाइट्रोकैट जो है ये स्वीडन की एक पर्यावरण केंद्रित कंपनी है जिसे अभी हाल ही में वायुमंडलीय नाइट्रोजन और प्लाज्मा तकनीक का उपयोग करके शून्य उत्सर्जन यानी कि जीरो इमिशन उर्वरक तैयार किया है। मतलब इस पहल के लिए अभी हाल ही में जो इसने किया है, इसी नवाचार के लिए फूड प्लेनेट प्राइज 2025 से हाल ही में सम्मानित किया गया है। और यह पुरस्कार जो है विश्व का सबसे बड़ा पर्यावरणीय खाद्य पुरस्कार माना जाता है। तो फिलहाल यहाँ पर इस पुरस्कार को लेकर यही जानकारी है, ये किस कंपनी को दिया गया, किस पहल के लिए दिया गया, और ये पुरस्कार जो है ये सबसे बड़ा पर्यावरणीय खाद्य पुरस्कार है। तो इतनी बातें यहाँ पर आपको ध्यान रखना। विशेषतः ये जो दिया गया किस लिए दिया गया है, अभी हाल ही में वायुमंडलीय नाइट्रोजन और प्लाज्मा तकनीक का यानी कि इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए शून्य उत्सर्जन यानी कि जीरो इमिशन जो उर्वरक है, जो फर्टिलाइजर है, इन्होंने तैयार किया। इसी पहल को लेकर, इसी चीज को मान्यता देने को लेकर अभी हाल ही में ये फूड प्लेनेट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है 2025 वाला संस्करण को लेकर, ये ध्यान रखिए। चलिए अगला जो 7वां प्रश्न है, और डिफरेंट काइंड ऑफ पावर, ये एक किताब है। यहाँ पर पूछा गया कि इस मतलब किताब की यानी कि डिफरेंट काइंड ऑफ पावर नामक पुस्तक किस प्रसिद्ध नेता की आत्मकथा है या फिर स्मरण है। ध्यान रखिए राइट जो आंसर होगा ये होगा जेसिंडा अर्डन, यानी कि विकल्प नंबर बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा। अब ये किताब क्या है, मतलब किस चीज का इसमें वर्णन हुआ, क्या इसकी विषय वस्तु है, ये देख लेते हैं। देखिए ध्यान रखिए, और काइंड यानी और डिफरेंट काइंड ऑफ पावर वर्ष 2025 में प्रकाशित एक स्मरण है या फिर एक आत्मकथा। इसका कवर पेज को आप यहाँ पर देख रहे हैं, जो न्यूजीलैंड की पूर्व प्रधानमंत्री जेसिंडा अर्डन द्वारा लिखा गया है। अब यहां पर आइए इस किताब को लेकर कुछ चीजों को हम देखते हैं। दरअसल यह किताब राजनीति में उनकी यात्रा, साथ कोविड-19 के दौर में उनके नेतृत्व और एक युवा महिला नेता के रूप में चुनौतियों का ईमानदार चित्रण करती है। ये इस पुस्तक की विषय वस्तु है जिस पर इसके बारे में विस्तार से चर्चा किया गया है। और ये संबंधित किससे है, तो न्यूजीलैंड की पूर्व प्रधानमंत्री जेसिंडा अर्डन पर। अच्छा ये ध्यान रखिए, जेसिंडा अर्डन न्यूजीलैंड की 40वीं प्रधानमंत्री बनी थी और उन्होंने जनवरी 2023 में प्रधानमंत्री पद से स्वयं इस्तीफा दिया था, जिस वजह से तभी खबरों का भी विषय रहे थे। अच्छा वर्तमान में अगर हम बात करें प्रधानमंत्री यहाँ के कौन है न्यूजीलैंड के, तो क्रिस्टोफर लक्सन है, ये ध्यान रखिएगा। और वे न्यूजीलैंड नेशनल पार्टी के नेता हैं और 27 नवंबर 2023 को पदभार ग्रहण किए हैं। इस पद पर वे कार्यरत हैं 41वें प्रधानमंत्री के रूप में। तो फिलहाल यहाँ पर इस पुस्तक को लेकर ये ध्यान रखिए, साथ ही न्यूजीलैंड को लेकर ये बातें हमने बताई, ये भी विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। अच्छा चूंकि पुस्तक की बात हुई तो चलिए एक जानकारी मैं आपको दे दूं। देखिए पिछले साल हमने जनवरी से लेकर खास करके दिसंबर 2025 तक बिहार स्पेशल का ये ई बुक लॉन्च किया था। ऐसे ये ई बुक लॉन्च हुआ था 99 रुपये में, यानी कि 99 रुपये में ये पुस्तक हमने आप सभी के लिए उपलब्ध कराया था, ठीक है। लेकिन ये जो खास करके जो फी है ये घटाकर इस समय हमने कर दिया है 49 रुपये। ये एप्लीकेशन पे आपको मिलेगा पीडीएफ वाले सेक्शन पे। अच्छा ये चीजें अभी हम आपको इसलिए बतला रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा, इसके पीछे भी एक रीजन है। ये पीडीएफ तो बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपसे 100% दावे के साथ बोल सकता हूं कि बिहार स्पेशल का ऐसा पीडीएफ आपको कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है, चाहे तो आप कहीं भी खोज लीजिए। यहां पर बताना एक ये उद्देश्य है, 49 रुपये जो मेहनत है, जो लागत है, जो एप्लीकेशन पे टैक्सेस वगैरह सभी चीजों को ध्यान रखते हुए हमने इसको घटा के 49 किया है। देखिए इससे कम आप उम्मीद भी नहीं कर सकते हैं। एक बुक भी आप लेने जाएंगे तो वो आपको 100 रुपया लगभग पड़ेगा। तो किसी मतलब स्टूडेंट ने मतलब मैसेज में हमारी टीम से बात किया था तो बताया था कि सर 49 रुपये बहुत है, मुझे प्रिंट भी करना पड़ेगा तो इतना रुपया मुझे देना पड़ेगा। मान लीजिए प्रिंट में 50 रुपये लगा, 60 रुपये लगा या फिर 100 ही रुपये लगा, तो कीमत कितना हुआ 150 रुपये। आप सब्जेक्ट को पढ़ने में, किसी भी सब्जेक्ट को, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स या फिर पूरे क्लास को यानी कि पूरी सिलेबस को पढ़ने में 10,000, 15,000, 20,000, बड़े बड़े संस्थान तो लाखों रुपये ले लेते हैं। 1 लाख रुपये में बीपीएससी की तैयारी होती है, मानते हैं आप? तो ऐसा होता है कि आप उतना रुपया खर्च कर रहे हैं लेकिन करंट अफेयर्स को पढ़ने के लिए 150 रुपया आप खर्च नहीं करना चाहते। अच्छा ये जरूरी नहीं कि आप प्रिंट ही करें, पीडीएफ इस प्रकार से डिजाइन किया गया, मोबाइल का जमाना है, आप चीज़ों को बेहतर तरीके से उसका सदुपयोग कीजिए, चीज़ें बेहतर होगी। तो ये चीज़ें ध्यान रखिए, बड़ी रकम नहीं है, बस सोच को थोड़ा सा डेवलप कीजिए क्योंकि ये मौका फिर आपको नहीं मिलेगा। जो सुनहरा भविष्य आप देख रहे हैं, जो गोल्डन टाइम इस समय चल रहा है, आप इस सक्षम है, मतलब इस लायक है कि एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। जब समय बीत जाएगा, टाइम निकल जाएगा
तो आप चाह के भी प्रिपरेशन नहीं कर पाएंगे, फिर वो दौर आएगा ही नहीं। चाहे आप इस कोर्स को लेकर, इस पीडीएफ को लेकर 49 रुपये के बदौलत 49 रुपया भी दे देंगे तो वो कोई काम का नहीं रहेगा। तो समय का उपयोग कीजिए। जैसे हमारा करंट अफेयर्स का ही जो कोर्स है वो तकरीबन 300 रुपये में आपको ऑफर होता है, वो आपको मिलता है। तो चीज़ों को पढ़िए बेहतर तरीके से, और जिस प्रकार का संग्रह यहाँ पर आपको मिल रहा है इसको लेकर कोई डाउट मन में मत रखिए। हमारा जितना भी मतलब उद्देश्य है, जो भी प्रयास हमारा है, वो आप लोगों के लिए ही लिए हैं, ठीक है। आप लोगों के लिए ही हमने ये चीज़ों को तैयार किया है और डेली बेसिस पर ये चीज़ें हम आपको प्रदान करते हैं। तो ये बिल्कुल मन में दिमाग में मत रखिए कि 49 रुपये बहुत ज़्यादा है या फिर इसको प्रिंट करने में हमें और अधिक लगेगा। तो ये चीज़ें बिल्कुल यहाँ पर ऐसा नहीं सोचना है, क्योंकि ये मौका फिर आपको दोबारा नहीं मिलने वाला है। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पे। चलिए 8वां प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने वर्ष 2025 से 35 तक जो ये अवधि है इसको जल विद्युत दशक यानी कि हाइड्रो पावर डिकेड घोषित किया है। अब यहां पर समझिएगा, हाइड्रो पावर डिकेड की बात करें 2025 से लेकर 35 तक घोषित किया गया किस राज्य सरकार के द्वारा? राइट आंसर है अरुणाचल प्रदेश के द्वारा। आइए कुछ विशेष बातों पर हम यहाँ पर चर्चा करते हैं और साथ साथ इससे संबंधित तथ्यों को भी हम देखते हैं। सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश के जो मुख्यमंत्री पेमा खांडू हैं, इनकी अध्यक्षता वाली कैबिनेट ने 2025-35 को यानी कि इस अवधि को अभी हाल ही में जल विद्युत दशक यानी कि हाइड्रो पावर डिकेड के रूप में घोषित किया है। ये ध्यान आपको रखना है। अच्छा, दरअसल इसके पीछे उद्देश्य क्या है? तो राज्य की अपार जल विद्युत क्षमता, जो खास करके यहाँ पर जल विद्युत की अपार संभावनाएं हैं, इसका इस्तेमाल हो पूरी तरीके से, और साथ ही साथ स्वच्छ व नवीनकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने, साथ में भारत का जो नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन का 2070 का जो टारगेट है इसमें योगदान देना, साथ साथ रोजगार के अवसर का सृजन करना, ये सभी कुछ इसके उद्देश्य हैं जिसको लेकर अभी हाल ही में इसकी शुरुआत की गई है या फिर यह घोषित किया गया है। अब यहाँ पर समझिएगा, दरअसल ये जो घोषणा हुई है किस लिए हुई है, मतलब यहाँ पर यह उद्देश्य तो जरूर है, लेकिन यहाँ पर मूलतः आपको ध्यान रखना है कि जल विद्युत क्षमता जो अरुणाचल प्रदेश की है उसका इस्तेमाल करके यहाँ पर खास करके ऊर्जा का निर्माण करना है। अब एक बात और यहाँ पर समझिए कि अरुणाचल प्रदेश की जो भौगोलिक और प्राकृतिक विशेषताएं हैं, जैसे यहाँ पर ऊंचा पर्वतीय ढाल, तेज बहाव वाली नदियां और अधिक वर्षा इसे भारत का हाइड्रो पावर हब बनाती है, यानी कि हाइड्रो एनर्जी की यहाँ पर अपार संभावनाएं हैं, जिसको लेकर अभी हाल ही में इसका सदुपयोग करने की दिशा में ये घोषणा हुआ है। अच्छा, यही कारण है कि भारत की कुल संभावित जल विद्युत क्षमता का 40% से अधिक जो हिस्सा है वो केवल अरुणाचल प्रदेश है। अरुणाचल प्रदेश भारत का एक अभिन्न अंश है। हालांकि कई क्षेत्रों पर अरुणाचल प्रदेश में चाइना अपना दावा करती है। यहाँ पर वो चीज़ों को अगर हम डिस्कस करेंगे तो एक आप मैप के माध्यम से समझिए। अगर मैप आपको दिख रहा है, यहाँ पर आप ये देख सकते हैं, ये जो ऑरेंज वाला एरिया है भारत के मैप को आप देख रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जो येलो आपको दिख रहा है, ये सभी एरिया जो है, ये जो आपको दिख रहा है, ये चाइना है। अच्छा, एक सवाल यहाँ पर उठता है कि सर अरुणाचल प्रदेश यहाँ पर भारत वाले मैप पर, ये जो क्षेत्र आप देख रहे हैं यहाँ पर उत्तर पूर्वी क्षेत्र एकदम सुदूर प्रांत, ये आपको अरुणाचल प्रदेश की स्थिति को इंगित करता है। यहाँ पर वो चीजें हमने लिखा है कि अरुणाचल प्रदेश जो है ये 3 देशों, जिनमें कि चाइना एक बड़ा क्षेत्र को कवर करता है, ये मतलब इसकी सीमा, और भूटान और म्यांमार, ये 3 देश हैं जिसकी सीमा साझा करती है मतलब अरुणाचल प्रदेश, और 2 भारतीय राज्यों के साथ जो कि असम और नागालैंड के साथ ये सीमा को साझा करता है। अच्छा, अरुणाचल प्रदेश की अगर हम बात करें तो उत्तर पूर्वी राज्य, जैसे कि अभी हम बतला रहे थे आपको, ये उत्तर पूर्वी भारत में जो 8 राज्य उसमें अरुणाचल प्रदेश है। विशेष रूप से अगर उत्तर पूर्वी राज्यों की अगर हम बात करें तो सामूहिक रूप से इसे 7 सिस्टर्स यानी कि 7 बहनें और साथ साथ एक सिक्किम के रूप में भी जाना जाता है। अच्छा, इन 7 बहनों को लेकर आपके बीपीएससी एग्जाम में ऑलरेडी प्रश्न पूछा जा चुका है। अच्छा, इन 7 राज्यों की जो बात हो रही है इसमें अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा है, लेकिन इसके अतिरिक्त जो सिक्किम है ये 7वां। अच्छा, सिक्किम को 7 सिस्टर्स में शामिल नहीं किया गया, हालांकि ये भी उत्तर पूर्वी भारतीय राज्य है। आई होप कि यहाँ पर ये चीजें जो इंपॉर्टेंट जानकारी हमने आपको दिया है बहुत क्लियर है, ये आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पे। देखिए इसका विकल्प नंबर सी था। हाँ, चलिए आते हैं अगले प्रश्न पे। देखिए 9वां प्रश्न है, केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल खट्टर द्वारा अभी हाल ही में देश भर में एयर कंडीशनर यानी कि एसी की परिचालन तापमान सीमा को मानकीकृत करने के लिए किस तापमान रेंज की जो अवधि इसका प्रस्ताव रखा गया है। देखिए ये चीजें अभी खबरों में रही है। अगर हम यहाँ पर अगर इसकी अवधि की बात करें, जो खास करके टेम्परेचर सेट करने को लेकर ये खास करके प्रस्ताव रखा गया है, ये हो जाएगा आपका 20 से
28 डिग्री सेल्सियस, यानी कि विकल्प नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। पहले 16 तक मतलब मिनिमम तापमान होता था एसी में, अब यहाँ पर वो चीजों को लेकर चीजें आपके बीच रखा गया है। देखिए, केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल खट्टर है अभी हाल ही में देश भर के एयर कंडीशनरों के ऑपरेटिंग तापमान को लेकर अभी 20 से 28 डिग्री के बीच स्थिर करने को लेकर एक निर्देश इनके द्वारा दिया गया है। दरअसल यहाँ पर यह आपको ध्यान रखना है, इसके अनुसार जो निर्देश आया है तो इसके अनुसार एसी को 20 डिग्री सेल्सियस से नीचे ठंडा करना या फिर 28 से अधिक गर्म करना, ये अब अनुमति नहीं होगी, खास करके एशिया कंपनियों को जो ये मैन्युफैक्चर करती है। तो ये खास करके नई गाइडलाइन है, ये निर्देश अभी हाल ही में आया है। अच्छा, यह पहल का उद्देश्य जो है ऊर्जा की बचत करना, साथ साथ बिजली बिल में कमी करना और पर्यावरण सुरक्षा जैसे उद्देश्य को पूरा करना है। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग की समस्या से बढ़ती है, जो खास करके इसमें सीएफसी गैस का प्रयोग होता है, ये बहुत पर्यावरण के लिए नुकसानदायक होता है। तो ये चीजें यहाँ पर समझिएगा, बिजली की बचत करना, ऊर्जा की जो मतलब खास करके खपत होती है उसको सीमित करना और पर्यावरणीय सुरक्षा को ध्यान रखते हुए भी ये पहल किया जा रहा है। ठीक है, हालांकि इससे कोई दिक्कत नहीं है, 20 डिग्री भी है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भारत जैसे मतलब देशों में। फिलहाल इस 20 डिग्री भी बहुत मतलब खास करके ठंडक देता है। अब यहाँ पर आइए अगले पॉइंट पे। दरअसल भारत में बिजली का एक बड़ा हिस्सा अब भी कोयला जैसे जीवाश्म ईंधन से बनता है। अगर हम बात करें तो कोयला जो है ये बिजली का एक बड़ा स्रोत अब भी भारत में है, और विशेष रूप से अगर हम बिहार की ही बात करें तो यहाँ पर भी। अब ये एक चीज समझिएगा, परिणाम स्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 जैसी ग्रीन हाउस गैस इससे निकलती है, जो कि ग्रीन हाउस गैस की अगर हम बात करें तो वायुमंडल में ऊष्मा को रोक लेती है, जिससे कि धरती का जो तापमान है ग्रीन हाउस गैस से वो लगातार बढ़ने लगता है। और ऐसी स्थिति में आपको ध्यान रखना है कि परिणाम स्वरूप मौसम चक्र और संतुलित होता है और नियमित बारिश होती है, भीषण गर्मी पड़ती है, सुखाड़ आता है और बाढ़ जैसी समस्याओं मतलब विभिन्न प्रकार की घटना, इस तरह की जो आपदा है वो देखने को मिलता है। तो ये चीजें यहाँ पर आप समझने लायक है। CO2 जैसे ग्रीन हाउस गैस जो है मतलब बहुत सारे इसमें शामिल है, उसका ही ये परिणाम देखने को मिलता है, जो संतुलन है वो बिगड़ जाता है। तो इन सभी बातों को यहाँ पर ध्यान आपको रखना है। अच्छा, नेट जीरो का लक्ष्य भारत सरकार का 2070 है, इस दिशा में ये जो पहल है बहुत योगदान देगा, ये चीज ध्यान रखिएगा। चलिए आते हैं 10वें प्रश्न पे। हाल ही में लीडरशिप इन एजुकेशन लीड फॉर प्लानिंग शीर्षक से ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग यानी कि जेम रिपोर्ट 2024-25 की संस्था द्वारा जारी किया गया है। देखिए, इसका जो राइट आंसर है ये अभी हाल ही में यूनेस्को द्वारा जारी किया गया, अतः विकल्प नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। आइए इसको हम देखते हैं। देखिए, 13 जून 2025 को लीडरशिप इन एजुकेशन लीड्स फॉर लर्निंग शीर्षक से यूनेस्को ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट 2024-25 जारी किया गया। अब ये किस विषय पर आधारित है, यानी कि विषय यानी कि थीम की बात करें तो शिक्षा में नेतृत्व, इस पर आधारित है। इस रिपोर्ट की अगर बात करें तो यह रिपोर्ट जो है शिक्षा में नेतृत्व की भूमिका को समझने के लिए या फिर समझाने के लिए प्रकाशित की गई, ताकि नीति निर्माताओं को यह समझाया जा सके कि एक अच्छा नेतृत्व शिक्षा की गुणवत्ता, समानता और पहुंच को कैसे सुधार सकता है। अगर ये बातें आपको समझ में नहीं आई तो इसका खंडन यहाँ पर हमने कुछ आसान शब्दों में किया है। आइए इसको एक एक करके देखते हैं ताकि आपको ये समझ में आए जो रिपोर्ट अभी हाल ही में आई है शिक्षा में नेतृत्व को लेकर, ये आखिर है क्या। दरअसल शैक्षिक नेतृत्व यानी कि एजुकेशनल लीडर को शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने का प्रमुख माध्यम इसमें बताया गया है, और स्कूल और शिक्षण संस्थानों में प्रधानाचार्य या फिर प्राचार्य आदि सहयोगी, प्रेरक और भागीदार पूर्ण अगर होंगे तो शिक्षा अधिक प्रभावी होगी, ये कहा गया है। शिक्षकों को नेतृत्व प्रक्रिया में शामिल किया जाना चाहिए जिससे कि वे नीतिगत निर्माणों में भाग ले सके। अच्छा, समानता और समावेश यानी कि इक्विटी और इंक्लूजन को प्राथमिकता देने का नेतृत्व या फिर देने वाला नेतृत्व जरूरी हो, ताकि सभी बच्चों का या फिर सभी बच्चों को समान अवसर मिल सके। तो ये अभी हाल ही में इस रिपोर्ट में कही गई है, जो प्रमुख बातें यूनेस्को की तरफ से आई है, इसको लेकर यहाँ पर हमने लिखा है। ये चीज ध्यान रखिए, हालांकि ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस अगर आप इतना ही ध्यान रखेंगे ये रिपोर्ट का नाम क्या है, किसके द्वारा जारी किया गया और ये किस थीम पर आधारित था, तो शिक्षा में नेतृत्व। तो ये अपने आप ये चीजें आपका यहाँ पर जब थीम को पढ़ेंगे तो थीम से ये सारा चीज यहाँ पर इंगित होता है, आप यहाँ पर इसको निकाल सकते हैं कंक्लूजन के रूप में। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पे। 8 जुलाई से लेकर 24 अगस्त 2025 तक एक्चुअली में इस तिथि तक सऊदी अरब में आयोजित होने वाले
ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप 2025 का जो वैश्विक राजदूत है ये निम्न में से किन्हें नियुक्त किया गया है? ध्यान रखिए इसका जो राइट आंसर, एक्चुअली ये प्रतियोगिता जो आयोजित होगी ये 8 जुलाई से लेकर 24 अगस्त 2025 तक। राइट आंसर है विकल्प नंबर सी, विकल्प नंबर ए, सॉरी सी नहीं, ए हो जाएगा क्रिस्टियानो रोनाल्डो। ये ध्यान रखिए, विकल्प नंबर ए करेक्ट है। अच्छा, जब ये प्रतियोगिता आयोजित होगी तो चीजों को हम आपके बीच अवश्य रखेंगे। फिलहाल ए नंबर राइट आंसर है। उसका अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय नौसेना में शामिल INS अर्नला किस विशेष क्षमताओं से लैस है? जो अभी हाल ही में ये शामिल किया गया भारतीय नौसेना में। ध्यान रखिए इसका राइट जो आंसर होगा ये होगा विकल्प नंबर बी। यहाँ पर ए और बी, सर सी और डी। देखिए जल के नीचे पनडुब्बियों की निगरानी और विदेशी विरोधी कार्रवाई, ये इसका मूल उद्देश्य है। यह एक्चुअली यहाँ पर पूछा गया किस विशेष क्षमताओं से लैस है, तो इससे क्षमताओं से लैस है, इसकी मतलब ये निगरानी करने और विरोधी कार्रवाई करने में सक्षम है। कौन? तो INS अर्नला जो अभी हाल ही में नौसेना में शामिल किया गया है। तो आज के इस क्लास में 12 महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह था। अब यहाँ पर आज के इस क्लास का ये प्रश्न है जिसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में लिखना कि राइट। अच्छा, यहाँ पर ये हमने मेंशन कर दिया है, ये चौथा। अच्छा चलिए इस प्रश्न को हम यहाँ पर छोड़ते हैं, हम आपसे दूसरा प्रश्न पूछ रहे हैं। यहाँ पर आपको बताना है कि जो मतलब ये जो चौथा के रूप में अभी हाल ही में मतलब स्थापित करने को लेकर घोषणा हुई है, तो इसका प्रथम जो 3 है वो कहाँ कहाँ पर है, यानी कि पहला जो प्रजनन केंद्र है, शेर प्रजनन केंद्र, वो कहाँ पर है, दूसरा कहाँ पर है, तीसरा कहाँ पर है, ये चीजें ऑलरेडी हम आपको बता चुके हैं। आप विस्तार पूर्वक कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। अच्छा, जो जानकारी हम आपको दे रहे थे इस कोर्स के बारे में, जरूर आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, निश्चित तौर पर आपको बहुत हेल्प होगा। और विशेष रूप से ये जो ऑफर BPSC वाले कोर्स में आई थी, आज मध्य रात्रि 12 बजे ये समाप्त हो रही है। इस कूपन कोड का इस्तेमाल करते हुए आप लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। एक नॉमिनल सा चार्ज पर ये आपके लिए उपलब्ध होगा। तमाम स्टडी मटेरियल या फिर ये बोल सकते हैं कंप्लीट पैकेज आपके BPSC प्रीलिम्स 2000 खास करके जो 25 में आयोजित होने वाला 71वां BPSC उसके लिए। तो यहाँ पर ये बातों को ध्यान रखते हुए आपको ज्वाइन करना। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।